हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज आपका टॉपिक है इंटर की क्लास का है जो आपका एटॉमिक फिजिक्स का चल रहा था। पार्ट 3 हो गया था। उसके बाद आपका ये पार्ट 4 है जिसमें हम आपको क्या बता रहे थे, हाइड्रोजन सदृश बोहर का जो मॉडल था, सिद्धांत था, उसके बारे में हम आपको बता रहे थे। और इसमें हमने आपको स्थायी कक्षा की जो त्रिज्या होती है उसका फॉर्मूला निकलवा दिया था, आर बराबर। और जो आपकी वेलोसिटी थी स्थायी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन का वेग, वो भी निकलवा दिया था। और याद होगा आपको कि स्थायी कक्षाओं में जो इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या थी वो आपकी कितनी निकल कर आई थी, आर बराबर एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन जीरो बटे पाई एम जेड ई स्क्वायर। ये आपका क्या आया था, रेडियस निकल कर आई थी, वो भी किसकी, स्थायी कक्षा की त्रिज्या की। इसी प्रकार से आपका जो वेग था स्थायी कक्षा में, जो वेलोसिटी होती है, वेग होती है, वो आपका कितना आया था, वेग v बराबर आपका निकल कर आया था जेड ई स्क्वायर अपॉन 2 n h एप्सिलॉन जीरो। ये आपका निकल कर आया था। क्लियर। तो इतने ये दोनों डेरिवेशन हम आपको बता चुके थे और यही भी बता दिया था कि आर जो होता है अर्थात त्रिज्या होती है स्थायी कक्षा में, वो क्या होती है कि एन स्क्वायर की क्या होती है, समानुपाती होती है। अर्थात जो आपकी रेडियस होती है आर प्रोपोर्शनल एन स्क्वायर होता है और वी प्रोपोर्शनल क्या होता है, 1/n होता है। यानी स्थायी कक्षाओं की त्रिज्या कक्षाओं की संख्या के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है और स्थायी कक्षाओं में जो वेग होता है वो क्या होता है आपका, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये हमने आपको बता दिया था। यहाँ के बाद से आज हम आपको पिछले क्लास में जो फॉर्मूला बताया था v बराबर क्या निकल कर आया था आपका, v बराबर जेड ई स्क्वायर बटे 2 h एप्सिलॉन जीरो इंटू लिख सकते हैं हम 1/n। क्लियर। यानी वी एन वी कक्षा में जो वेग होता है वो कितना होता है, वी एन बराबर जेड ई स्क्वायर अपॉन 2 h एप्सिलॉन जीरो 1/n। इसका वैल्यू जब हम सॉल्व करते हैं तो आपका निकल कर आता है वी एन बराबर, जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 2.186 इंटू 10⁻⁶/n। ये आपका एक फॉर्मूला बनकर तैयार हो गया है, जिससे क्या है आपके विकल्प, बहुत सारे कंपटीशन में ये सवाल यहाँ से पूछे जा सकते हैं कि आपको पहली कक्षा में वेग यहाँ से निकल कर आ जाएगा, इसी प्रकार से वो क्या होगा, आपको दूसरी कक्षा में वेग निकलवाएगा, तीसरी कक्षा में वेग निकलवाएगा, चौथी कक्षा में, तब आप वहाँ कंफ्यूज हो सकते हैं। तो वहाँ के लिए ये शॉर्टकट फॉर्मूला है कि बी एन बराबर क्या होता है 2.186 इंटू 10⁻⁶/n। यानी अगर n का मान 1 है तो इतना हो जाएगा, 2 है दो दूसरी कक्षा में तो n का मान 2 रख लेंगे, जब 3 तो n का मान 3। इस प्रकार से आप दूसरी तीसरी कक्षा में वेग निकालते चले जाएंगे। क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है आपका स्थायी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा। स्थायी कक्षाओं में जो ऊर्जा होती है, कुल ऊर्जा, वो जनरली दो ऊर्जा से मिलकर बनती है, ई बराबर की प्लस यू। यानी कि आपकी गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का जो योग होता है उसी को हम आपको क्या कहते हैं, कुल ऊर्जा कहते हैं। अब जब गतिज ऊर्जा के बारे में अगर देखा जाए तो गतिज ऊर्जा कितनी होती है, तो गतिज ऊर्जा का आपका सूत्र होता है, यदि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना हो m, वेग कितना हो v, तब गतिज और ऊर्जा का फॉर्मूला कितना होगा, k बराबर हाफ mv²। क्लियर। या फिर यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, k बराबर 1/2 जैसा का तैसा, m का मान जैसा का तैसा, v का मान हमने आपको बताया था जेड ई स्क्वायर अपॉन 2n एप्सिलॉन जीरो h। ये आपका क्या होता है, मान होता है। और किसका मान होता है, ये वेग का मान होता है। तो ये क्लियर हो गया। तो हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, 1/2m, ये हो जाएगा जेड स्क्वायर ई की पावर 4/4 h² 4n² h।
तो आपका ये कितना हो गया, जेड स्क्वायर, एम आगे कर लें, एम जेड स्क्वायर ई की पावर 4/4 यानी 8 एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन 0 स्क्वायर। क्लियर। ये आपका क्या आ गई, गतिज ऊर्जा निकल कर आ गई। इसके बाद कण की इलेक्ट्रॉन की स्थितिज ऊर्जा। तो इलेक्ट्रॉन की स्थितिज ऊर्जा का ये फॉर्मूला होता है, यदि मान लिया Q1 और Q2 आवेश एक दूसरे से कितनी दूरी पर हैं, r दूरी पर हैं, तो उनका फॉर्मूला क्या होता है, E बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन r। जो लोग नए हैं, स्थितिज ऊर्जा का डेरिवेशन पता नहीं है, वो इस सूत्र से क्लियर कर सकते हैं। स्थितिज ऊर्जा का आपको फॉर्मूला क्या होता है, U बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन r। ये आवेश पे डिपेंड करता है, यदि आवेश Q1 Q2 है तो Q1 Q2, Q है तो Q स्क्वायर हो जाएगा। तो आपका ये कितना हो जाएगा, U बराबर 1/4πε0। यहाँ पर अगर देखा जाए तो एक आवेश क्या है, आपका नाविक है। नाविक का आवेश कितना होता है, Ze होता है। और दूसरा आपका क्या है कि इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, -e। तो 1/4πε0 Q1 का यानी Ze आवेश हो जाएगा। Q2 क्या है आपका इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, -e बटे क्या हो जाएगा आपका r। क्लियर। इसके बाद इसे और सॉल्व करेंगे तो 1/4πε0 माइनस के Ze स्क्वायर अपॉन r की वैल्यू हम पिछले क्लास में आपको बता चुके थे। r का जो वैल्यू होता है n स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन 0 बटे पाई m Ze स्क्वायर। क्लियर। जब हम इसे ऊपर ले जाएंगे तो u बराबर क्या आ जाएगा, 1/4πε0, ये पहुंचेगा तो आपका माइनस के पाई m जेड क्या हो जाएगा, जेड स्क्वायर ई की पावर 2 ई की पावर 4 बटे ये क्या हो जाएगा आपका 4 पाई एप्सिलॉन 0 का स्क्वायर एन स्क्वायर एच स्क्वायर। यानी कि आपका क्लियर करें अगर हम तो u बराबर हो जाएगा माइनस के ये आपका क्या हो जाएगा 1/4πε0 स्क्वायर बटे एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन 0 बटे पाई एम जेड स्क्वायर। ये आपका पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा तो u बराबर आ जाएगा माइनस के एम जेड स्क्वायर ई की पावर 4 बटे 4 एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन 0 स्क्वायर। ये आपका समीकरण नंबर हो गया 2। इसके बाद आपकी जो कुल ऊर्जा होती है E बराबर K प्लस U। तो K का मान कितना निकल कर आया था आपका, m जेड स्क्वायर ई की पावर 4 बटे m जेड स्क्वायर ई की पावर 4 बटे 8 एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन 0 स्क्वायर माइनस m जेड स्क्वायर ई की पावर 4 बटे आपका हो जाएगा 4 एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन 0 स्क्वायर। इसके बाद इससे कॉमन देखेंगे तो कॉमन कितना आ जाएगा, एम जेड स्क्वायर ई की पावर 4 बटे 4 एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन 0 स्क्वायर। यहाँ बचेगा आपका 1/2 और यहाँ बचेगा 1। तो 1/2 में से 1 गया तो आपका कितना निकल कर आ जाएगा, माइनस के 1/2। और ये क्या हो जाएगा, माइनस के एम जेड स्क्वायर ई की पावर 4 बटे ये आपका क्या था 4 एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन 0 स्क्वायर। यानी इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा आपका ई बराबर माइनस के एम जेड स्क्वायर ई की पावर 4 बटे 8 एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन 0 स्क्वायर। ये आपका क्या है निकल कर आया है, जिसमें आपका m क्या है कांस्टेंट, z कांस्टेंट, e कांस्टेंट, एक
तो आपका जो एनर्जी है वो कितनी निकल कर आई, ई बराबर यानी स्थायी कक्षाओं में जो ऊर्जा होती है ई बराबर माइनस के एम जेड स्क्वायर ई की पावर 4 बटे 8 एप्सिलॉन 0 स्क्वायर एच स्क्वायर इंटू 1/n स्क्वायर। इस समीकरण को देखकर हम ये कह सकते हैं कि जो एनर्जी होती है स्थायी कक्षाओं में जो कुल ऊर्जा होती है वो क्या होती है 1/n स्क्वायर होती है। अर्थात आपका स्पष्ट है कि जो ऊर्जा होती है वो कक्षाओं की संख्या के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है, जबकि त्रिज्या जो होती है वो क्या होती है कक्षाओं की संख्या की वर्ग के समानुपाती, जबकि ये क्या होती है व्युत्क्रमानुपाती होती है। क्लियर। तो यहाँ से आप क्लियर कर सकते हैं कि ये फॉर्मूला निकल कर आ गया आपका एन ई बराबर ई प्रोपोर्शनल 1/n स्क्वायर। क्लियर। इसके बाद आपका जो फॉर्मूला है उपयुक्त समीकरण है ई बराबर माइनस के एम ई की पावर 4 बटे 8 एप्सिलॉन 0 स्क्वायर एच स्क्वायर, ये आपका हो गया जेड स्क्वायर साइड में थोड़ा एन स्क्वायर। इस समीकरण में हम क्या कर रहे हैं आपका एच सी से क्या कर रहे हैं गुणा कर रहे हैं, एच सी से गुणा एच सी से भाग। तो आपका ये कितना हो जाएगा ई बराबर माइनस के एम ई की पावर 4 बटे यहाँ आ जाएगा 8 एप्सिलॉन 0 स्क्वायर एच क्यू और ये सी इंटू ये कितना हो जाएगा जेड स्क्वायर एच सी बटे एन स्क्वायर। क्लियर। ये आपका क्या होता है ये आपका एक फॉर्मूला मतलब कि कहें तो इसका मान होता है इस सब की जगह, चूंकि एम क्या है नियतांक, ई नियतांक, 8 नियतांक, एप्सिलॉन 0 नियतांक, सी एच सभी कांस्टेंट्स, इनकी जगह हम सबको हटाकर एक कांस्टेंट ले लेंगे और उस कांस्टेंट का नाम क्या होगा आपका आर होगा, जिसे हम रेडबर्ग नियतांक कहते हैं। रेडबर्ग नियतांक। तो रेडबर्ग नियतांक को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है आर से, और आर बराबर क्या होता है माइनस के एम ई की पावर 4 बटे 8 एप्सिलॉन 0 स्क्वायर सी एच क्यू। तो आपका जो एनर्जी है वो कितनी हो गई ई बराबर माइनस के जेड स्क्वायर आर एच सी अपॉन एन स्क्वायर। तो आपकी जो एनर्जी का ये और फॉर्मूला निकल कर आ गया है आपके सामने, ई बराबर माइनस के जेड स्क्वायर आर एच सी बटे एन स्क्वायर। क्लियर। जब हम इसको सॉल्व करेंगे आपका r बराबर एम ई की पावर 4 8 एप्सिलॉन 0 स्क्वायर एच क्यू सी को, तो इसमें क्या होता है आपका जब m क्या है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हम आपको कई बार बता चुके हैं। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस की 31। ई के बारे में बता ही चुके हैं, ई यहाँ क्या है इलेक्ट्रॉन का आवेश है, मूल आवेश है, इसका मान कितना होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 19। 8। क्लियर। एप्सिलॉन 0 को हम आपको बता चुके हैं, एप्सिलॉन 0 का मान कितना होता है 8.85 गुणा 10 की घात माइनस 12। मात्रक क्या होता है कूलाम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर। ई का मान 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 19। एम इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, इसका मान कितना है 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 31। एच प्लांक नियतांक, जिसका मान कितना होता है 6.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस की 34। सी क्या है प्रकाश की चाल है, इसका मान क्या होता है 3 गुणा 10 की घात 8। जब इसको हम सॉल्व करेंगे ये सभी वैल्यू रखेंगे तो आर का मान कितना आ जाएगा 1.097 इंटू 10 टू द पावर 7। क्लियर। प्रति मीटर। यानी आपका जो ये मान होता है प्रति मीटर, या फिर हम लिख सकते हैं मीटर इनवर्स। तो जो रेडबर्ग नियतांक होता है इसका मान कितना होता है 1.097 गुणा 10 की घात 7, और मात्रक क्या होता है प्रति मीटर, या फिर कह सकते हैं मीटर इनवर्स। क्लियर। इसके बाद जो आपका एनर्जी का फॉर्मूला था ई बराबर माइनस के जेड स्क्वायर आर एच सी बटे एन स्क्वायर, यही तो फॉर्मूला अभी निकलवाया था। तो हाइड्रोजन परमाणु के लिए एन बराबर, हाइड्रोजन परमाणु के लिए जेड, यदि हम जेड का मान कितना कर लें 1 कर लें, आर का मान आपको पता ही है, सी का मान कितना 3 इंटू 10 टू द पावर 8, तो ये आपका कितना निकल
तो जेड बराबर 1, आर का मान इतना रखा तो आपका ये फॉर्मूला कितना आ जाएगा, ई एन बराबर माइनस के 30.6 13.6/n²। और जो एनर्जी आएगी वो क्या आएगी आपकी ईवी में आएगी, अर्थात इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगी। इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी ऊर्जा का क्या होता है, एक यूनिट होती है, मात्रक होती है। तो ई एन बराबर कितना आ गया आपका माइनस के 13.6 EV/n²। यहाँ से आप शॉर्टकट फॉर्मूला है ये, आप किसी भी कक्षा में आप यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, ऊर्जा निकाल सकते हैं। यदि उदाहरण के लिए n बराबर पूछा जाए कि हाइड्रोजन की, चूँकि हाइड्रोजन तो एक ही कक्षा होती है, तो ये हाइड्रोजन में कितनी हो गई, n बराबर 1 रख देंगे हम। तो n बराबर जब 1 आ जाएगा तो ई एन बराबर कितना आ जाएगा, यानी E1 बराबर कितना आ जाएगा माइनस के 13.6 EV। तो हाइड्रोजन की जो ऊर्जा होती है वो कितनी होती है, 13.6 EV होती है। इसी प्रकार से आप दूसरी कक्षा में निकाल सकते हैं यदि किसी दूसरे परमाणु के लिए। तो n बराबर यदि हमने 2 रख लिया तो 2 का वर्ग 4, 4 का भाग देंगे तो 4 × 12 1 4, यानी कि E2 बराबर कितना आ जाएगा माइनस के 3.4 EV। इसी प्रकार से आप तीसरी कक्षा में निकाल सकते हैं। तो 9 का भाग देना होगा, यानी 9 एकम 9, 5 4 बचा 9 अपना 45, लगभग 1 E3 का मान कितना आ जाएगा आपका माइनस के 1.51 EV। तो इस प्रकार से आप क्लियर कर सकते हैं कि आपकी सभी त्रिज्याओं, सभी कक्षाओं में त्रिज्या निकलकर, ऊर्जा निकलकर आ सकती है, सॉरी। तो ये क्लियर हो गया होगा आपको। इसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ से कि मतलब तरंगदैर्घ्य निकालनी होती है, सूत्र निकालना होता है तरंगदैर्घ्य का। तो एक्चुअली में क्या है कि जब परमाणु संक्रमण करता है, संक्रमण का अर्थ होता है कि जब वो एक कक्षा से दूसरी कक्षा में जाता, संक्रमण का अर्थ होता है एक कक्षा से दूसरी कक्षा में जाना, के ही हम संक्रमण कहते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन N1 कक्षा से N2 कक्षा में जाता है या फिर N2 कक्षा से N1 कक्षा में आता है, क्लियर। तो इस केस में क्या होती है कि एनर्जी में चेंजिंग होती है, क्योंकि प्रत्येक कक्षा की ऊर्जा अलग अलग होती है। तो इस प्रकार से क्या हुआ है, मान लिया कि N1 कक्षा में ऊर्जा कितनी है E1 और N2 कक्षा में ऊर्जा कितनी है E2। तो इस प्रकार से आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, क्योंकि E का फॉर्मूला क्या होता है, E बराबर होता है आपका सर माइनस के Z² यही तो होता है। तो E1 बराबर क्या हो जाएगा माइनस के Z², E2 बराबर क्या हो जाएगा माइनस के Z², इसलिए डेल्टा E बराबर कितना हो जाएगा, यानी हम अंतर निकालें तो E2 माइनस E1, E2 का मान रखेंगे माइनस के Z², माइनस ये कोष्टक लगा लेंगे तो इसमें क्या आ जाएगा Z², माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो डेल्टा ई बराबर क्या आ जाएगा माइनस के Z², प्लस Z², इसको जब पॉजिटिव को इस साइड लिख लेंगे तो डेल्टा ई बराबर क्या आ जाएगा Z², माइनस के Z², इसमें हम कॉमन कर लेंगे तो डेल्टा ई बराबर क्या हो जाएगा आपका कॉमन Z² आपका कॉमन आ जाएगा। तो 1/N1² माइनस 1/N2², क्लियर। इसके बाद आपका डेल्टा ई बराबर इतना आ जाएगा। अब चूंकि डेल्टा ई यहाँ पर क्या है, ऊर्जा है। तो ऊर्जा फोटोन, चूंकि जब वो ऊर्जा का उत्सर्जन करता है या अवशोषण करता है तो किसके रूप में करता है, फोटोन के रूप में करता है। तो फोटोन की ऊर्जा डेल्टा ई बराबर क्या हो जाएगी आपकी hc/λ, क्लियर। तो hc/λ बराबर हो गया Z², और ये कितना हो जाएगा 1/N1² माइनस 1/N2², क्लियर, N2², क्लियर। तो HC से HC कट गया आपका, तो एक ये क्या आ जाएगा 1/λ बराबर Z², और यहाँ क्या आ जाएगा 1/N1² माइनस 1/N2², क्लियर। क्योंकि Z बराबर क्या होता है 1, तो आपका फॉर्मूला हो जाएगा 1/λ बराबर R 1/N1² माइनस 1/N2², क्लियर। इसके बाद आपका फॉर्मूला निकल कर आ गया है 1/λ बराबर R 1/N1² माइनस 1/N2², यानी कि N1 यहाँ क्या है नीची कक्षा है, N2 क्या है ऊंची कक्षा है, क्लियर।
यानी n1 छोटी कक्षा कम कक्षा है और n2 क्या है, बड़ी कक्षा है। क्लियर। तो इस प्रकार से आप किसी भी तरंग मतलब इलेक्ट्रॉन की तरंग दैर्ध्य निकाल सकते हैं। तो इस फॉर्मूले से तो इसके बाद एक क्वेश्चन है जो हम आपको बता दें कि हाइड्रोजन परमाणु में ऊर्जा का संक्रमण n बराबर 3 से n बराबर 2 में होता है। यानी हाइड्रोजन में जो ऊर्जा का संक्रमण है, यानी जो इलेक्ट्रॉन वगैरह है वो आपका क्या है, तीसरी कक्षा से क्या है, दूसरी कक्षा में जा रहा है। तो उत्सर्जित फोटोन की तरंग दैर्ध्य ज्ञात कीजिए। यानी तीसरी से दूसरी में जा रहा है तो स्वाभाविक है ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा, और जब ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा तो उस कह रहे हैं कि फोटोन की क्या तरंग दैर्ध्य होगी। तरंग दैर्ध्य लैम्डा का मान पूछ रहे हैं, और क्या यह फोटोन दिखाई देगा कि नहीं देगा। तो फॉर्मूला क्या होता है, 1 लैम्डा बराबर आर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। कहाँ से आ रहा है, जो कि बड़ी कक्षा से 2 से 3 से 2, यानी आपका 3 से 2 आ रहा है। तो इसका मतलब है कि आपका n2 का मान क्या हो गया 3 और n1 का मान क्या हो गया 2। तो 1 लैम्डा बराबर आर का मान 1.097 इन 10 टू द पावर -7 1/2 का वर्ग माइनस 1/3 का वर्ग। क्लियर। तो 1 लैम्डा बराबर 1.097 गुणा 10 की घात 7 1/4 माइनस 1/9। इसको सॉल्व करेंगे तो 9 4 का लासा 36, 4 से 9 माइनस 4, तो ये आपका आ जाएगा 1 लैम्डा बराबर 1.097 इंटू 10 टू द पावर 7 इंटू 5/36। क्लियर। जब इसको और सॉल्व पलट देंगे तो ये हो जाएगा लैम्डा, तो ये हो जाएगा 36/5 गुणा 1.097 इंटू 10 टू द पावर 7। इसको सॉल्व करेंगे तो लैम्डा का मान आपका क्या आ जाएगा 36/5 से 35, 5 ने 45, 3 48, 5 एकम 5 और इंटू 10 टू द पावर -7। जब इसको सॉल्व किया जाएगा तो लैम्डा का मान 6.605 इंटू 10 टू द पावर -7। यदि इसे सही करेंगे तो लैम्डा बराबर हम लिख सकते हैं 6.605। दशमलव हटा देंगे तो 10 की घात 3 का गुणा, तो 10 की घात 3 का ये गुणा, तो ये जब -3 का गुणा होगा तो ये 10 बन जाएगा, और +3 का होगा तो दशमलव हट जाएगा। तो लैम्डा बराबर क्या आ गया आपका 6605 एंगस्ट्रॉम। जो कि 6605 एंगस्ट्रॉम क्या है आपका दृश्य क्षेत्र में है, क्योंकि दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्ध्य इसी के अंदर आती है, मतलब कि ये दृश्य प्रकाश के अंदर आएगा, दृश्य स्पेक्ट्रम में आएगा, अतः ये फोटोन क्या होगा हमको दिखाई देगा। क्लियर। तो इस प्रकार से आप यहाँ से फॉर्मूले से सवाल लगाएंगे, जो कि आप ये डेरिवेशन आपका जो है वो पूरी तरीके से फिनिश हो चुका है, जिसमें हमने आपको क्या क्या निकलवाया है कि हाइड्रोजन की जो त्रिज्या होती है वो निकलवाई, हाइड्रोजन का वेलोसिटी निकलवाया, हाइड्रोजन का ये, और स्थायी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा। चूँकि ये डेरिवेशन बहुत बड़ा हो चुका है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए। इस पार्ट से एक क्वेश्चन जरूर आता है, या तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम या फिर इस डेरिवेशन में ऐसी कोई ना कोई एक टॉपिक। क्लियर। तो इन दोनों वीडियो को पार्ट 3 और पार्ट 4 को आप ज़रूर देखें। पार्ट 1 पार्ट 2 को भी आप कंप्लीट करें, क्योंकि वहाँ से भी पार्ट 2 में हमने आपको बोहर की परिकल्पना बताई थी, जो कि मोस्ट IMP हैं। 101% ये मान के चलिए कि वो आपको पेपर में मिलेंगी ही। तो इस प्रकार से आपका ये सारे वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। जिस किसी भी स्टूडेंट से ये बच्चे से छूट गए हों वीडियो, तो वो एक भी पार्ट को ना छोड़े और वीडियो को ज़रूर देखें लास्ट तक, और नोट्स ज़रूर बनाए, क्योंकि इससे क्या होगा आपका रिवीजन होता रहेगा। क्योंकि अभी लगभग जून भर ये इस प्रकार से चलेगा, जुलाई में देखो क्लास जब स्टार्ट हो जाए तब देखेंगे। क्लियर। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।